In 1927, the British threw a challenge at Indians. If you don't like the Simon Commission, then why don't you make your own constitution? और इंडियंस ने क्या कहा? ओके ठीक है, वी विल। एंड जवाब में आया नेहरू कमेटी, जिसने दिया नेहरू रिपोर्ट। वो रिपोर्ट जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट था इंडियंस के द्वारा बनाया हुआ। सुभाष चंद्र बोस भी इस नेहरू कमेटी के मेंबर थे। वो सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने 1920 के दशक में खुलेआम कह दिया था कि मुझे डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, मुझे कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। वही सुभाष चंद्र बोस 1928 में नेहरू रिपोर्ट पे साइन करने को क्यों तैयार हो गए? वो नेहरू रिपोर्ट जो बस डोमिनियन स्टेटस की डिमांड कर रहा था ब्रिटिश सरकार से। सो लेट्स अनकवर द डिटेल्स ऑफ नेहरू रिपोर्ट इन दिस वीडियो, एंड साथ ही साथ हम जिन्ना के 14 पॉइंट्स को भी देखेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, वेलकम टू द पार्ट 16 ऑफ आवर इंडियन पॉलिटी लेक्चर सीरीज। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नेहरू रिपोर्ट एंड जिन्नास 14 पॉइंट्स। सो व्हाट आर द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो? सबसे पहले हम बैकग्राउंड देखेंगे नेहरू रिपोर्ट का, उसके बाद फिर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के बारे में थोड़ा सा आइडिया लेंगे। मेन रिकमेंडेशन क्या थे नेहरू रिपोर्ट के, वो हम देखेंगे, बिकॉज ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। रिएक्शन क्या था कांग्रेस का एंड मुस्लिम लीग का टुवर्ड्स नेहरू रिपोर्ट, देन जिन्ना के 14 पॉइंट्स क्या थे। बेसिकली हम फोकस करेंगे कि जिन्ना के ये जो पॉइंट्स थे ये क्यों एक्सेप्ट नहीं किए गए नेहरू कमेटी के द्वारा। ओके, देन तख्ता पलट जो है ब्रिटेन में होता है, उसके बाद फिर वॉइस रॉय का एक डिक्लेरेशन होता है इंडिया में, उसे हम देखेंगे। एंड उस डिक्लेरेशन के बाद कांग्रेस का क्या रिएक्शन रहा, लाहौर सेशन में क्या किया गया, एंड 26 जनवरी को हमने क्यों अपना कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्च किया, उसके पीछे का कहानी देखेंगे बहुत ही शॉर्ट में। फिर हम देखेंगे कि इन सब चीज़ों के बाद फाइनली क्या रिजल्ट आता है, एंड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखेंगे। सो इफ वी टॉक अबाउट द बैकग्राउंड, देन हमें पता है कि 1927 में एक कमीशन बना के भेजा गया जिसका नाम था साइमन कमीशन। और वो कमीशन किस लिए भेजा गया था? ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत जो सरकार बनाई गई थी उसकी वर्किंग का रिव्यू जो है वो किया जाए। साथ ही साथ आगे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स किस तरीके से होंगे इंडिया में, उसके ऊपर भी सजेशंस के लिए इस कमीशन को भेजा गया था इंडिया में। ओके, बट ये कमीशन जब इंडिया आता है तो इसको ओपोज किया जाता है इंडियंस के द्वारा। क्यों? क्योंकि एक भी इंडियन मेंबर नहीं था इस कमीशन के अंदर, और ये इंडिया के फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए आए थे। इस वजह से इंडियंस को लगा कि ये उनका इंसल्ट है और इंडियंस के ऊपर ब्रिटिशर्स का भरोसा नहीं है। ये चीज़ निकल के सामने आती है। पूरे भारत में जब ये कमीशन आया तो एक ही स्लोगन, एक ही नारा गूंज रहा था, वो था साइमन गो बैक, साइमन गो बैक का। नेशनल इम्पैक्ट अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, लिबरल्स और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी इंडिया में, उन सब लोगों ने मिल के बाइकॉट किया इस कमीशन का। तो ब्रिटिश सरकार जो है वो गुस्सा भी होती है, वो फ्रस्ट्रेट भी होती है कि हम कुछ कर रहे हैं और ये बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस चीज़ में। और इस वजह से ब्रिटिश जो है बौखला कर इंडियंस को एक चैलेंज देते हैं कि अगर तुम्हें साइमन कमीशन जो है पसंद नहीं है तो तुम अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं बना लेते? इफ़ यू डोंट लाइक आवर प्रपोजल्स, मेक ए कॉन्स्टिट्यूशन योरसेल्फ एक्सेप्टेबल टू ऑल द कम्युनिटीज इन इंडिया। ये एक चैलेंज था, ये एक कमेंट था, साथ ही साथ ये एक टेस्ट था कि इंडियंस क्या ये चीज कर सकते हैं। बिकॉज ब्रिटिशर्स नेवर बिलीव्ड दैट इंडियन कुड एवर यूनाइट ऑन ए कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ। उनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि इंडियंस जो हैं वो एकजुट हो पाएंगे और एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान जो है वो बन पाएगा इंडिया में। और इसी चीज़ को एक्सपोज करने के लिए, हिंदू मुस्लिम डिवाइड को एक्सपोज करने के लिए उन्होंने ये चैलेंज जो है वो इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स को दिया। देन फिर क्या होता है, इंडियंस के द्वारा ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया जाता है एंड ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाया जाता है मई 1928 में। कहाँ पे? बॉम्बे में। और ये जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुआ, इसके प्रेसिडेंट कौन बने? डॉक्टर M.A. अंसारी। ओके, इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया गया कि एक कमेटी बनाएंगे हम, और वो कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट जो है वो तैयार करेगी इंडिया का। और
इसलिए हम देखते हैं कि 9 मेंबर्स की एक कमिटी जो है वो निकल के आती है, जिसके चेयरमैन बनाए जाते हैं पंडित मोतीलाल नेहरू। हु वाज पंडित मोतीलाल नेहरू? ही वाज फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित मोतीलाल नेहरू के चेयरमैनशिप में एक कमेटी जो है बनाई जाती है, जिसको काम सौंपा जाता है कि भारत के संविधान का ड्राफ्ट आप तैयार कीजिए। इसमें मेंबर्स जो हैं उसमें हम देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस भी एक मेंबर थे। सुभाष चंद्र बोस जो काफी युवा नेता थे, वो कभी नहीं चाहते थे कि डोमिनियन स्टेटस से हम संतुष्ट हो जाएं, बट स्टिल उनको डोमिनियन स्टेटस पे एग्री होना पड़ा। क्यों? बिकॉज वो अपना इंडिविजुअल व्यू जो है वो वहां पे नहीं रख रहे थे। वहां पे ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके बाद फिर एक कमेटी बनाई गई थी, एंड कमेटी जो है उसमें मेजोरिटी जो लोग हैं वो डोमिनियन स्टेटस की ही डिमांड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, अभी डोमिनियन स्टेटस मिल जाने दो, उसके बाद फिर हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए लड़ेंगे। इस वजह से सुभाष चंद्र बोस जो है वो थोड़े से अपने कदम जो है पीछे लेते हैं, बिकॉज यूनिटी ऑफ पार्टी जो है वो भी मैटर कर जाती है, एंड इन ऑर्डर टू मेंटेन द पार्टी यूनिटी ही एक्सेप्टेड डोमिनियन स्टेटस। बट ये हमेशा के लिए उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, एक टाइम फ्रेम दे के एक्सेप्ट किया था। ठीक है, इसको हम थोड़ी देर में देखेंगे कि कैसे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने एक टाइम फ्रेम फिक्स किया कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर हमें डोमिनियन स्टेटस ब्रिटिश सरकार दे देती है तो ठीक है, और नहीं देती है तो हम पूर्ण स्वराज की डिमांड करेंगे। क्योंकि उन्हें पता था कि ब्रिटिश सरकार जो है आसानी से चीज़ों को नहीं देने वाली है। ठीक है, इस कमिटी ने अपना रिपोर्ट जो है वो जमा किया 10 अगस्त 1928 को, एंड ये जो रिजल्टिंग डॉक्यूमेंट आया इसी को नेहरू रिपोर्ट कहा गया है। ठीक है, सो नेहरू रिपोर्ट क्या था? इट वाज अ ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय इंडियंस। ओके, तो ये आपको याद रखना होगा। सो मेन रिकमेंडेशंस क्या थे नेहरू रिपोर्ट के, वो अब हम देखेंगे, एंड प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर बिकॉज यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, पहला रिकमेंडेशन ये था कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिलना चाहिए। ठीक है, अब ये डोमिनियन स्टेटस क्या है? तो डोमिनियन स्टेटस को जनरल भाषा में हम समझ सकते हैं कि हाफ इंडिपेंडेंस की हम डिमांड कर रहे थे। वाई आई एम सेइंग हाफ इंडिपेंडेंस? बिकॉज डोमिनियन स्टेटस अगर मांगा जा रहा है तो ये कहा जा रहा है इंडियंस के द्वारा कि हम अपनी सरकार खुद बनाएंगे, यानी यहाँ के लोग जो हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, एंड जो लोग जीत के आएंगे वो सरकार बनाएंगे। बट ब्रिटिश कंट्रोल जो है वो इंडिया में रहेगा। ब्रिटेन के जो राजा रानी हैं वही इंडिया के स्टेट हेड कहलाएंगे। साथ ही साथ ब्रिटिशर्स के पास डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स रहेंगे। तो इस चीज के लिए राजी हो गए थे। बट जो युवा नेता थे, जो रेवोल्यूशनरिस्ट थे, वो कभी भी इस चीज के लिए राजी नहीं थे। उनको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए था। ठीक है, बट नेहरू रिपोर्ट ने कहा कि हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो, हम इसी में खुश हैं। क्योंकि जो सीनियर लीडर थे उनका यह मानना था कि पहले हम डोमिनियन स्टेटस ले लेते हैं, बाद में फिर हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करेंगे। ठीक है, देन नेहरू रिपोर्ट ने और क्या कहा? तो कहा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हमें चाहिए सेंटर एंड स्टेट दोनों जगह पे, यानी सेंटर एंड प्रोविंस दोनों जगह पे। साथ ही साथ बाई कैमरल लेजिस्लेचर हमें चाहिए सेंटर में, एंड सेनेट यानी कि अपर हाउस। ठीक है, अपर हाउस में जो लोग इलेक्ट होके आएंगे वो 7 साल के लिए आएंगे, एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी लोअर हाउस में जो लोग चुन के आएंगे वो 5 साल के लिए चुन के आएंगे। साथ ही साथ ये कहा गया कि गवर्नर जनरल एंड गवर्नर जो हैं वो एक्ट करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। आज के टाइम पे जिस तरीके से हम देखते हैं कि इंडियन प्रेसिडेंट जो हैं वो एक्ट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो प्राइम मिनिस्टर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो जैसा एडवाइस करता है उसी हिसाब से प्रेसिडेंट जो है वो काम करते हैं। उसी तरीके का स्ट्रक्चर हमें चाहिए था जो कि नेहरू रिपोर्ट में सजेस्ट किया गया था कि गवर्नर जनरल एंड गवर्नर जो हैं उसी हिसाब से काम करेंगे जिस हिसाब से उनको एडवाइस किया जाएगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा, एंड वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा। इस नेहरू रिपोर्ट में 19 फंडामेंटल राइट जो है उसकी भी डिमांड रखी गई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि वोटिंग राइट जो है वो हम लोगों को देंगे, बट स्टार्टिंग में वोटिंग राइट जो है वो प्रॉपर्टी एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे दिया जाएगा। बाद में इसको हम यूनिवर्सल कर देंगे, यानी सबके लिए वोटिंग राइट जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार रहेगा।
तो इन चीज़ों का डिमांड जो है किया गया था नेहरू रिपोर्ट में। साथ ही साथ नेहरू रिपोर्ट में कहा गया दैट वी वांट ज्वाइंट इलेक्टोरेट, वी डोंट वांट सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट का जो फंडा है उसको नेहरू रिपोर्ट ने रिजेक्ट किया और कहा कि हम ज्वाइंट इलेक्टोरेट जो है वो रखना चाहते हैं। साथ ही साथ जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए हम सीट्स का रिजर्वेशन रखेंगे। एंड माइनॉरिटीज़ को सीट्स का रिजर्वेशन किस बेसिस पे दिया जाएगा? तो पॉपुलेशन के बेसिस पे दिया जाएगा पूरी तरीके से। यानी 100% अगर हम कहें कि क्या एबलिश कर दिया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट, तो जी नहीं। पंजाब एंड बंगाल में जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा थी वहाँ पे बोला गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो रखा जाए। बाकी सारी जगहों पे ज्वाइंट इलेक्टोरेट जो है वो लाया जाए एंड सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो एबलिश किया जाए। ये रिकमेंड किया गया था नेहरू रिपोर्ट के द्वारा। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट इस बात के लिए भी तैयार हो गई थी कि 1/3 मुस्लिम सीट जो हैं वो सेंट्रल लेजिस्लेचर में रिजर्व रखे जाएं मुस्लिम्स के लिए, जो कि जिन्ना का डिमांड था। तो जिन्ना के पॉइंट्स को भी कंसिडर किया गया था, बट जिन्ना ने अपने पॉइंट्स को और ज़्यादा बढ़ा के और ज़्यादा कॉम्युनलाइज करके रखना शुरू किया, जिसकी वजह से बहुत सारे उनके जो पॉइंट्स हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, देन नेहरू रिपोर्ट ने कहा कि न्यू लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस जो है उसका क्रिएशन होना चाहिए, यानी भाषा के आधार पे राज्यों का विभाजन जो है वो होना चाहिए। ये भी नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था। फुल रिलीजियस एंड कल्चरल फ्रीडम मिलना चाहिए। साथ ही साथ सेफगार्ड्स फॉर मुस्लिम एजुकेशन, चैरिटी एंड पर्सनल लॉ जो है ये मिलना चाहिए। ये बात भी इस रिपोर्ट में कही गई थी। ठीक है, सो रिएक्शन ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग टुवर्ड्स नेहरू रिपोर्ट क्या था वो हम देखेंगे। कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया था कैलकाटा सेशन में, जो हुआ था दिसंबर 1928 में। ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सवाल पूछ लिया जाता है कि किस सेशन में या किस मीटिंग में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया था। सो इट वाज कैलकाटा सेशन ऑफ दिसंबर 1928। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। ठीक है, साथ ही साथ ये ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर लिया गया था। जो कांग्रेस के युवा नेता थे वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांग रहे थे एंड जो सीनियर लीडर्स थे वो कह रहे थे कि नहीं, डोमिनियन स्टेटस ठीक है। बट जो युवा नेता थे उन्होंने कहा कि ठीक है, हम डोमिनियन स्टेटस के लिए अभी राजी हो जाते हैं, बट वी आर गिविंग अल्टीमेटम ऑफ 1 ईयर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उनका साफ कहना था कि 1 साल के अंदर अगर हमें डोमिनियन स्टेटस मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो हमें कंप्लीट आज़ादी चाहिए। नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, नॉन कॉपरेशन का नया फेज जो है वो हम ला देंगे इंडिया में। और हम देखते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है 1930 में ला दिया जाता है, जब ब्रिटिश सरकार जो है सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करती है। तो ठीक है, सो आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। देन मुस्लिम लीग का क्या रिएक्शन था? मुस्लिम लीग जो है वो इंटरनली डिवाइडेड थी। जिन्ना एंड उनके जो सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि हमारे कुछ डिमांड्स हैं और उन डिमांड्स को अगर जगह मिलती है नेहरू रिपोर्ट में तो ही हम एक्सेप्ट करेंगे। और जिन्ना और उसके सपोर्टर ने ये डिमांड किया कि अमेंडमेंट जो है वो नेहरू रिपोर्ट में किया जाए। बट जो अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए थे जिन्ना के द्वारा वो एक्सेप्टेबल नहीं थे बाकी लोगों को। इस वजह से क्या होता है कि मैक्सिमम जो अमेंडमेंट्स डिमांड किए गए थे जिन्ना के द्वारा वो रिजेक्ट किए गए एंड जिन्ना फिर अपोज करना शुरू कर देता है नेहरू रिपोर्ट का। देन मार्च 1929 में हम देखते हैं दिल्ली सेशन में मुस्लिम लीग जो है वो फॉर्मली रिजेक्ट कर देती है नेहरू रिपोर्ट को। वो कहती है कि नेहरू रिपोर्ट हमें एक्सेप्टेड नहीं है, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और जिन्ना ने कहा कि हमारे रास्ते जो हैं वो अलग हो गए हैं, हिंदू एंड मुस्लिम जो हैं वो एक साथ नहीं चल सकते हैं ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल इशू। ओके, सो ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया इस रिपोर्ट को। नेहरू रिपोर्ट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड व्हाट दे सेड, they said that this is not an official constitutional draft, so we are not going to accept it। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये इंडियन प्रेशर डॉक्यूमेंट है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये हमारे ऊपर प्रेशर बना के चीज़ों को मनवाने की कोशिश है। इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती है नेहरू रिपोर्ट को। उन्हें बस बहाना चाहिए था और उनको एक बहाना मिल गया कि ये जो है ये नॉन ऑफिशियल है, इसीलिए हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वायसराय का डिक्लेरेशन होता है बाय 31 ऑफ अक्टूबर 1929। क्या होता है कि लेबर गवर्नमेंट जो है
वो सत्ता में आ जाती है ब्रिटेन के अंदर। लेबर पार्टी जो है वो इलेक्शन जीत जाती है एंड वो रूलिंग स्टार्ट करती है ब्रिटेन में। एंड उस समय वायसराय जो है वो अनाउंस करता है इंडिया में कि डोमिनियन स्टेटस जो है वो नेचुरल इशू है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस का। सो आपको इसके लिए डिमांड करने की जरूरत ही नहीं है, आगे जाके आपको ये चीज जो है मिलने वाली है। बट दोज इडियट्स वेयर नॉट गिविंग एनी पर्टिकुलर टाइम, वो पर्टिकुलर टाइम देने को तैयार नहीं थे। और साथ ही साथ ये डिक्लेयर किया गया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा जब साइमन कमीशन का रिपोर्ट जो है वो जमा कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर इंडियंस की आवाज़ जो है वो सुनी जाएगी एंड फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस कैसा रहेगा या फिर क्या रिफॉर्म्स करने हैं उसका डिसीजन जो है लिया जाएगा। जैसे ही ये बात कही गई कि नेचुरल इशू है डोमिनियन स्टेटस, बट इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो यंग लीडर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रोधित होते हैं। एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो यंग लीडर्स हैं उन्होंने रिएक्ट किया। प्रेसिडेंट जो हैं लाहौर सेशन के वो बनते हैं जवाहरलाल नेहरू इन दिसंबर 1929। एंड हम देख रहे हैं कि जो टाइम दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को डोमिनियन स्टेटस एक्सेप्ट करने के लिए, वो टाइम भी खत्म हो गया, 1 साल का टाइम। अब कांग्रेस का सेशन होता है लाहौर में, जिसके प्रेसिडेंट बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। एंड यही लाहौर सेशन में कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है वो गोल रहेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, सो ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ लिया जाता है कि कौन से सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस या फिर पूर्ण स्वराज का गोल जो है वो डिक्लेयर किया था। और हम देखते हैं कि 26 जनवरी 1930 को पहली बार आज़ादी जो है मना ली जाती है, या वी सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे ऑन 26 ऑफ जनवरी 1930। और इसी 26 जनवरी को याद रखने के लिए क्या हुआ कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, उसको हमने उस समय लॉन्च नहीं किया, हमने उसको लॉन्च किया 26 जनवरी 1950 को। एंड इसी सेशन में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो भी डिक्लेयर कर दिया जाता है कि अब हम ब्रिटिशर्स के साथ सहयोग नहीं करेंगे, हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ये हैं जिन्ना के 14 पॉइंट्स। इफ़ यू वांट देन यू कैन गो थ्रू ऑल दिस पॉइंट्स। अब वीडियो पॉज करके ये सारे पॉइंट जो है वो पढ़ सकते हैं, बट आई विल बी टॉकिंग कि जिन्ना के 14 पॉइंट्स जो है वो क्यों एक्सेप्ट नहीं किए गए। ब्रॉडली मैं बात करूंगा, बहुत एक एक पॉइंट को लेके नहीं, इन जनरल हमें आइडिया चाहिए कि क्यों एक्सेप्ट नहीं किया गया था नेहरू कमेटी के द्वारा इन पॉइंट्स को। तो हम देखते हैं कि कांग्रेस जो है वो यूनिटरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती थी, but Jinnah was demanding strong provincial autonomy and weak center. नेहरू रिपोर्ट जो है उसने प्रपोज किया था कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जा रहे हैं। एक जो पार्टी है वो कह रही है कि हमें वीक सेंटर चाहिए, और वो रिपोर्ट जो कि मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टीज को मिला के बनाया है वो कह रही है कि हमें स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए। तो यहाँ पे पॉइंट जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जा रहे हैं, जिसकी वजह से बात जो है आगे नहीं बढ़ती है। जिन्ना जो है वो इंसिस्ट करता है ऑन सेपरेट इलेक्टोरेट, कि मुस्लिम्स के लिए अलग से इलेक्टोरेट होना चाहिए। बट कांग्रेस बिलीव करती है कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो भारत को डिवाइड कर रहा है एंड इट इज हार्मिंग द नेशनल यूनिटी ऑफ इंडिया। सो वी शुड नॉट गो विद सेपरेट इलेक्टोरेट, वी शुड गो विद ज्वाइंट इलेक्टोरेट विद रिजर्व्ड सीट्स। तो ये कांग्रेस की बात थी, जिसके वजह से दोनों जो हैं आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से बात जो है आगे नहीं बढ़ेगी। एंड नेहरू रिपोर्ट जो है वो बिलीव कर रही है इक्वल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन्स, नो कम्युनिटी बेस्ड प्रिविलेज। बट जिन्ना जो है वो डिमांड कर रहा है नहीं, कम्युनिटी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। इन कारणों की वजह से हम देखते हैं कि ये जो पॉइंट्स मूव किए जाते हैं जिन्ना के द्वारा वो एक्सेप्ट नहीं हो पाते हैं। फाइनल रिजल्ट क्या रहा? तो ये जो 14 पॉइंट्स जिन्ना के द्वारा दिए गए ये कोर डिमांड बन गया मुस्लिम लीग का। एंड यहीं से क्लियर सेपरेशन हम देखते हैं पॉलिटिकल पाथ का कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में। एंड ये जो 14 पॉइंट है ये ही फाउंडेशन बने फॉर डिमांड ऑफ पाकिस्तान। सो अब कुछ फाइनल क्वेश्चन देख लेते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फीचर ऑफ नेहरू रिपोर्ट, यानी ये दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो फीचर नहीं था नेहरू रिपोर्ट का।
डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, क्या डोमिनियन स्टेटस जो है वो डिमांड किया गया था? देन सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, क्या सेपरेट इलेक्टोरेट जो है नेहरू रिपोर्ट के द्वारा डिमांड किया गया था? बिल ऑफ राइट्स, क्या बिल ऑफ राइट्स था नेहरू रिपोर्ट में? देन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर, क्या नेहरू रिपोर्ट ने डिमांड किया था फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट सेंटर? तो हम देखते क्या हैं कि ये पॉइंट सही है, ये पॉइंट सही है, ये पॉइंट सही है। सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो नहीं डिमांड किया गया था नेहरू रिपोर्ट के द्वारा, यानी अकॉर्डिंग टू द फीचर्स ऑफ नेहरू रिपोर्ट ये पॉइंट जो है वो गलत है, और यहाँ पे गलत वाला ही पूछ रहा है, इसलिए ये हमारा आंसर है। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन, विच सेशन ऑफ कांग्रेस एक्सेप्टेड द नेहरू रिपोर्ट? कांग्रेस के किस सेशन में नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया गया था? सो वो कौन सा था? कैलकाटा सेशन। 1928 में नेहरू रिपोर्ट के साथ हिंदुस्तान ने समझौता करने की आखिरी कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने एक बार फिर धोखा दिया। फिर आया 1930 लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इंडिया में सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। So that's all in this video. I'll be catching you in next video with Round Table Conference and Gandhi Irwin Pact. आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके कुछ डाउट्स हों या अपनी कोई बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।